मित्रों, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये हमारे खून के कतरे कतरे में है, हमारे रग रग में है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है हमारा अस्तित्व और अस्तित्व के लिए ज़रूरी है हमारा सामर्थ्य। और सामर्थ्य जिस पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है आरक्षण के द्वारा। जिस दिन सवर्ण टूटा उस दिन न हिंदुत्व बचेगा न राष्ट्रवाद बचेगा। इसलिए आरक्षण का विरोध जरूरी है। आप लोग भी ध्यान में रखिए कि जिस दिन सवर्ण टूट गया उस दिन न राष्ट्रवाद का झंडा उठाने वाला कोई बचेगा और न ही हिंदुत्व बचेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। मित्रों, आज हमारे पास कई मित्रों के कमेंट आए हुए हैं। आज मैं उसी पे एक पोस्ट बना रहा हूँ। आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा कि लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किया है। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, एक ज़रूरी सूचना है ये कि ग्राम जमुआ, पोस्ट परसीपुर, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण असहाय गरीब वृद्ध राजेंद्र उपाध्याय जी की मड़ई गिर गई, जिसमें राजेंद्र और उनकी पत्नी दब गई। दोनों को गंभीर चोट भी आई है, लेकिन प्रधान द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है। क्या गरीब सवर्ण, उस पर भी ब्राह्मण होना अभिशाप है? ये भी एक बात है मित्रों, इस पर भी विचार कीजिएगा आप लोग कि क्या गरीब होना ब्राह्मण और उस पर ब्राह्मण होना ये अभिशाप है? उनको भी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी। उनकी मड़ई गिर गई, उनके ऊपर गिर गई, गंभीर चोटें भी आई हैं, बूढ़े काफ़ी उम्र वाले लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई सहायता राशि नहीं है सरकार के पास और ना ही ग्राम प्रधान के पास और न ही किसी तरह की उनकी मदद के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना को भी आप लोग सुन लीजिए। मैंने पूरा विवरण दिया है, ग्राम से लेकर के सब कुछ बता दिया है। ग्राम जमुई, पोस्ट परसीपुर, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज हमारे पास जो कमेंट आए हैं मैं उनमें से कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मित्र ने कमेंट किया है, दुर्भाग्य है जिस जाति सूचक शब्दों से जबानत तक नहीं होती, उसी शब्दों को नाम के आगे लगा देने मात्र से नौकरी मिल जाती है या शिक्षा, रोजगार या और भी जो भी काफ़ी सुविधाएं हैं मिल जाती हैं। ये भी बात पॉइंट वाली है कि जिस नाम को अगर कोई सवर्ण ले ले तो उसके ऊपर एक्ट लग जाता है और उसको जमानत तक नहीं मिलती। उसी जाति सूचक शब्द को किसी नाम के आगे लगा दिया जाए तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। शिक्षा के लिए भी उसकी व्यवस्था हो जाए, हर जगह पे उसकी व्यवस्था हो जाती है। तो ये जातिगत आरक्षण उचित है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आरक्षण आर्थिक रूप से ही होना चाहिए। जातिगत आरक्षण एकदम अनुचित है। दूसरे एक मित्र ने और कमेंट भेजा है मित्रों कि जब पास या चयन का परिणाम कलम से न होकर जाति से हो तो यह नैतिक दोगलेपन व प्रतिभा का चीरहरण से बढ़कर कुछ नहीं है। जब किसी के पास फेल का, एडमिशन का या किसी पोस्ट पे चयन का परिणाम जो है कलम से न आए, जाति के हिसाब से आए,
तो ये किसी प्रतिभा के चीरहरण से कम तो नहीं है, इनकी बात भी सही है मित्रों। जातिगत आरक्षण बाकी सभी देशों में विज्ञान है, जातिगत आरक्षण के विरोध में कहा है। उसके बाद में एक तीसरे दोस्त ने कहा है मित्रों कि बाकी सभी देशों में विज्ञान है, हमारे देश में विज्ञापन है। सही बात है कि सब देशों में साइंस है और कुछ भी होता है तो साइंटिफिक तरीके से उसकी पड़ताल होती है, मतलब वैज्ञानिकता होनी चाहिए। और हमारे देश में क्या होता है, विज्ञापन होता है। प्रधानमंत्री जी का अलग विज्ञापन चलता है, मुख्यमंत्री जी का अलग विज्ञापन चलता है, छोटे मोटे छोटे भैया नेताओं के भी विज्ञापन चलते हैं, बैनर पोस्टर इत्यादि, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनके चूल्हे में क्या है वो भी जानते हैं, वो भी विज्ञापन देते हैं मित्रों। ये भारत देश की हमारी परंपरा है। तो हमारे देश में विज्ञापन है और सब जगह आविष्कार है, सब जगह कुछ न कुछ आविष्कार हो रहे हैं। और हमारे देश में आरक्षण है, हमारे देश में आविष्कार नहीं है, आरक्षण है। वहाँ शिक्षा है, यहाँ भिक्षा है। उनके यहाँ शिक्षा है, शिक्षा फ्री है या शिक्षा बहुत सस्ती है या हर व्यक्ति को शिक्षा हो ये सुनिश्चित है, लेकिन हमारे यहाँ आरक्षण नाम की भिक्षा है। बताओ मुकाबला कैसे होगा? अब ये सोचने की बात है कि बताइए मुकाबला कैसे होगा। और बात सही है कि किसी से अगर हम कंपटीशन किसी देश से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, जब हमारे यहाँ आविष्कार नहीं है, आरक्षण है, विज्ञान नहीं है, विज्ञापन है। बताइए कहाँ से हम मुकाबला कर सकते हैं? ये भी पॉइंट इनकी सही है। चौथे भाई ने किया है, अगर आप जातिगत आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर आप जातिगत आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, मतलब आप व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हो। इनकी बात में 100% सत्यता है मित्रों। जो सवर्ण जातिगत आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है, आर्थिक रूप से आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है, वो जरूर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए ही वो आरक्षण का सपोर्ट कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है मित्रों, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने समाज को अग्निकुंड में झोंकने के लिए भी तैयार है। ऐसे लोगों से होशियार होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का त्याग करना होगा। जो अपने समाज का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि वो राजनीति कर रहा, राजनीति के लाभ के लिए अपने कुछ भी कर रहा है, वो दलाल है, वो नेता नहीं है, दलाल है। और यदि पांचवें व्यक्ति ने कहा है, उसको भी सुन लीजिए, पांचवा मित्र है हमारे, यदि बीजेपी आरक्षण को 9वीं सूची में कर देगी तो हम लोग भी बीजेपी की 13वीं कर देंगे। अगर बीजेपी ने आरक्षण को 9वीं सूची में डाला तो हम बीजेपी की 13वीं कर देंगे, बीपी सिंह की तरह। आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, इन्होंने लिखा है। छठवें मित्र ने लिखा है, अमीर अफसर सक्षम उच्च पदस्थ तत्काल आरक्षण अनुदान का त्याग करें। ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि नहीं कर रहे हैं। अमीर अफसर सक्षम उच्च पदस्थ तत्काल आरक्षण अनुदान का त्याग करें, जो कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये नहीं कर रहे हैं। गरीब गुरबों के हित में त्याग करें, गरीब गुरबों के हित में, अथवा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये 100% सही बात है कि अगर आपने एक बार आरक्षण ले लिया और आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बाकी और लोग जो पीछे खड़े हैं उनके लिए तो आप आरक्षण का त्याग करिए, जो गरीब गुरबे हैं। नहीं तो आपको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, सातवें हमारे मित्र ने कहा है मित्र कि 30 साल से मंत्री होकर अप्सरा सी सुंदर कन्या से विवाह करके
अप्सरा से सुंदर ब्राह्मण कन्या से विवाह करके तुम सामान्य क्यों नहीं हुए रामविलास। रामविलास पासवान जी से पूछा गया है कि उन्होंने ब्राह्मण कन्या से शादी किया है, ब्राह्मण लड़की से, और 30 साल मंत्री भी रहे हैं। 30 साल से मंत्री हैं, लगभग हर सरकार में वो मंत्री रहते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो। वो 2-4 सीट जीतते हैं, उसी से जो है अपना काम चला लेते हैं, एक मंत्री बन जाते हैं, और मंत्रालय चाहे कोई भी हो। और उन्होंने ब्राह्मण कन्या से शादी भी की है, फिर भी वो सामान्य नहीं हो पाए, अभी भी वो दलित ही है। ये एक सोचने की बात है कि मंत्री ब्राह्मण कन्या से शादी करने के बाद दलित है, ये पॉइंट की बात है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। आखिर में कैसे आप सामान्य होंगे, अब क्या चाहिए आपको सामान्य में आने के लिए, ये भी सही बात है, उत्तर दो। रामविलास पासवान जी को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि अब क्या हो कि वो सामान्य की श्रेणी में आएंगे। 8वें मित्र ने कहा है कि आरक्षण को आरक्षण तभी कहूँगा जब ये गरीबों को मिलेगा, बाकी लेने वाले के लिए यह भीख समझे भिखारी, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। 9वां मित्र सबसे भारी कमेंट जो है मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। 9वां कमेंट, देश का राष्ट्रपति अगर दलित है, विचार करने की बात है मित्रों, इस पर विचार जरूर करिए कि देश का राष्ट्रपति अगर दलित है तो फिर सवर्ण कौन है। जब राष्ट्रपति है और वो दलित है तो फिर सवर्ण कौन है, इसका जवाब होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर पिछड़ा है तो फिर अगड़ा कौन है। संसद में प्रधानमंत्री जी के कई मंत्रियों ने भी कहा है कि चाय बेचने वाला एक पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री हुआ है, पिछड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कहा है कि मैं पिछड़ा हूँ, उन्होंने खुद कहा है बिहार की रैली में कि मैं पिछड़ा हूँ। अब प्रधानमंत्री अगर पिछड़ा हुआ है भारत देश का तो फिर अगड़ा कौन है, आगे कौन है, इसका मतलब सब खत्म है। इस पर भी विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री अगड़ा है तो पिछड़ा कौन है। अगर सर्वोच्च पदों पर बैठने के बाद भी अपने आप को दलित और पिछड़ा कहते हो तो ऐसा लगता है कि आरक्षण ऊंचा पद तो दिला सकता है पर ऊंची सोच नहीं। राष्ट्रीय सवर्ण संघ, अच्छा ये जो कमेंट किया है राष्ट्रीय सवर्ण संघ से आया हुआ है कि यह बात सही है कि आरक्षण ऊंचा पद तो दिला सकता है कि आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री, कलेक्टर, जज सब कुछ बना सकता है, लेकिन आपकी सोच को आपको ही बदलना होगा, कोई दूसरा नहीं बदल पाएगा। और एक 10वें आदमी ने कहा है कि माना कि गैस सब्सिडी छोड़ने पर एक गरीब को गैस मिलेगी, लेकिन यदि एक नेता पेंशन छोड़ दे तो 100 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी या नहीं। ये भी बात सही है कि 5 साल तक आप मंत्री रहते हो, विधायक रहते हो, सांसद रहते हो, जो भी रहते हो, कोई कोई तो सांसदों का इतिहास रहा है कि 5 साल में 10 दिन भी सभागार में नहीं गए हैं और उनको पगार महीने का 60 लाख रुपये आ जाता है, 60,000 रुपये। सोचिए पहले, ऐसा कैसा मतलब लूट मची है, चाहे जैसे लूट लो, उनको महंगाई भत्ता सब मिल रहा है, उनको चलने का खर्च मिल रहा है, और पता चलता है कि उनकी हाजिरी 5 साल में 10 दिन नहीं है। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो राज्यसभा से चुनकर भेजे जाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं और उनको पेंशन बन जाती है। अगर वो अपना पेंशन छोड़ें तो जाहिर सी बात है कि एक सांसद अगर पेंशन छोड़ दे तो 100 वृद्ध आदमियों को वृद्धा पेंशन तो निश्चित रूप से मिल जाएगा।
मित्रों, अब इतना जो कमेंट आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और किसी के भी कमेंट में थोड़ी भी कमी नहीं है। सबने सही कहा है कि जातिगत आरक्षण बहुत बड़ा तकलीफ है, बहुत बड़ा नुकसान है समाज का। सामाजिक क्षेत्र के लिए तो एकदम घातक है, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, और जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं उनमें जो फ़ायदा उठा रहा है, बाकी लोग जो नहीं उठा पा रहे हैं वो आज भी वैसे घसीट रहे हैं। और मित्रों, दूसरी बात एक ये है कि आरक्षण वर्ग का व्यक्ति 20,000 का मोबाइल लेके 70,000 के मोटरसाइकिल पर बैठ के जाता है कि 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो गेहूँ लेके आता है। सोचिए, पहले गवर्नमेंट को इसकी भी जांच करनी चाहिए सरकार को कि ऐसा कैसे दे रही है सरकार। ये फ्री का बंदर बाट बंद करे सरकार। नहीं चाहिए किसी को 2 रुपया किलो 1 रुपया किलो। इतना गरीब तो कोई नहीं है। अगर है तो उसका आर्थिक पैमाना क्या है, वो क्यों कैसे गरीब है। अगर ऐसे लोग गरीब हैं तो पूरा देश गरीब है। ये गरीबी नहीं है, ये गरीबों का मजाक है, और इस मजाक का जो है मैं बहुत कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब जो है आरक्षण को ख़त्म करने में ही भलाई है, और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जिसको जो भी भाई आरक्षण का विरोध करना चाहता हो, आरक्षण विरोधी हो, वो हमारे इस चैनल से जुड़े, हमें सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह वर्धन करें, जहाँ कहीं कमी हो हमें रास्ता भी दिखाएं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।